चलो इसका आंसर बताओ। 2-3 सवाल रेड सॉइल है ना, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। विच सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सॉइल मॉइस्चर? अलुवियल सॉइल। क्या होगा? ब्लैक सॉइल होगा, है ना। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। रेगुर सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल। और ये जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। दूसरा, ये जो सॉइल का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है? बोलो बोलो बोलो। इग्नियस रॉक के कारण। बेसिकली जो वहां पे वॉल्केनिक जो रॉक्स थे डेक्कन ट्रैप के, उसके विदरिंग होने की वजह से, है ना। इट हैज फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, डेक्कन ट्रैप के पास में। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, इट हैज ए सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी। सेल्फ फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? हाँ, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक जो है ब्लैक सॉइल का होता है। इसका मतलब, है ना, द सॉइल विल बी स्वेल्ड व्हेन इट इज वेट, और जब ये ड्राई होगा तो उसमें क्रैक्स जो है सो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। स्वेल्स व्हेन वेट एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई। क्रैक्स व्हेन ड्राई। इस वजह से इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल जो है सो बोला जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ट्रैक्टर ये सब चलाते हैं, है ना, खेत पे, तो कैसे मिट्टी है सो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इस पे वैसा ही ड्राई में लगेगा कि किसी ने ट्रैक्टर है सो चला दिया, है ना। इस वजह से एयरेशन ये सब काफी अच्छा हो जाता है इस ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो विच ग्रुप डज द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग? चेरनोजिम, है ना। बेसिकली ये मैंने बताया था आपको, स्टेपीज वाले रीजन में ब्लैक सॉइल के जो प्रॉपर्टीज है सेम वैसा ही चेरनोजिम सॉइल का भी प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। ये देखो, अलुवियल सॉइल जो है हमेशा याद रखना, ये कब होगा फॉर्मेशन? डिपोजिशन ऑफ अलुवियल, है ना, डिपोजिशन ऑफ अलुवियम, डिपोजिशन ऑफ अलुवियम। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल में, दोनों में से इन सीटू और एक्स सीटू सॉइल कौन सा है, तो क्या बोलोगे? इन सीटू सॉइल एंड एक्स सीटू सॉइल। इन सीटू एक्स सीटू वर्ड कभी सुने हो? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। जैसे इन सीटू और ये सब। हाँ हाँ बोलो। हाँ, इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, क्या होता है? बताओ बताओ। सही है, कंजर्वेशन वाले उसमें भी हम लोग यूज करते हैं इन सीटू और एक्स सीटू का कॉन्सेप्ट। एक सवाल का आंसर बताओ तब बैठना। रुको रुको, लेट क्यों? बैठो बैठो। इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है बताओ? सिर्फ कंजर्वेशन में, या फिर इन सीटू का कुछ मतलब होता है? ठीक है, कंजर्वेशन में मतलब जहाँ पे है वहीं पे रह के कंजर्व करना है, तो कहीं बाहर से अलग एरिया बना के। बिल्कुल करेक्ट है। तो इन सीटू का मतलब होता है लोकलाइज्ड, है ना, लोकलाइज्ड। जो चीज जहां का है उसको वहीं पे अगर कंजर्व कर दो, है ना। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि वहां से हटा के दूसरे जगह पे, ठीक है। तो जैसे सॉइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि अगर आपसे, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, ये इन सीटू सॉइल है कि एक्स सीटू सॉइल है, क्या आंसर करोगे? क्यों? हाँ, देखो, ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने क्या बताया कि कंजर्व नहीं, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन जो है सो कहाँ पे हुआ? जहां पे वॉल्केनिक रॉक्स थे, है ना, वॉल्केनिक रॉक्स थे, वहीं पे रॉक्स के विदरिंग होने की वजह से है सो इसका फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए बोलेंगे इट इज ए इन सीटू सॉइल। समझ में आ गया? लेकिन जो अलुवियल सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल, उसका क्या होता है? उसका वेदरिंग कहीं और पे हिमालयाज में है, सो रॉक्स माउंटेन्स का वेदरिंग हो रहा है,
फिर वहां से सेडिमेंट्स कैरी होता है और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में उसको ऐसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो क्या जहाँ पे अलुवियल पार्टिकल्स जो डिपॉजिट हुए, क्या उसका फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है क्या? नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इस वजह से वैसे सॉइल्स को जो कि डिपोजिशन के द्वारा बनेंगे उसको एक्स सीटू सॉइल बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कंजर्वेशन में, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि सर हम लोग कंजर्वेशन में है सो इन सीटू और एक्स सीटू का वर्ड यूज करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये क्या होगा एग्जाम्पल? जैसे अगर मैं आपको इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताऊं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, यस, और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, तो ये सभी इन सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हो जाता है ना, वन्य जीव अभयारण्य जिसको कहते हैं, प्लस बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, है ना, प्लस और भी किसी जैसे कि बर्ड सेंचुरीज हो जाते हैं, है ना, पक्षी अभयारण्य जो हो जाता है, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अपना जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो एक्स सीटू का एग्जाम्पल है ना, एक्स सीटू का, क्यों? क्योंकि हाँ, वहां पे आप देखो तो बाहर से, अब जैसे कि जिराफ आपको मिलेगा, शेर मिलेगा, बाघ मिलेगा, उसको बाहर से लाके हमने यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया, खाना पीना खिला रहे हैं उसको, है सो मेडिकल जांच वाच सब होते रहता है। तो जो बोटेनिकल गार्डन्स हो जाते हैं, है ना, ये सभी बोटेनिकल गार्डन्स, प्लस आप इसको क्या चिड़ियाघर, जू, है ना, जूलॉजिकल गार्डन, ये सभी जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन का है सो टेक्निक से। कई बार आपसे एग्जाम में यही सवाल पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, वहां पे एक नाम इधर से रहेगा, बाकी नाम इधर से रहेगा, है ना। तो आई होप कि आइडेंटिफाई कर लोगे। नेशनल पार्क, हाँ हाँ, मतलब कैसे भी पूछ सकता है। तो जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी क्या है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल रीजन है, उसी को हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये है सो नेशनल पार्क है सो कहलाएगा, और इसके अंदर जो है लोगों का जो है सो आवागमन ये सब है सो काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है उनके परमिट के बिना कोई एंट्री नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वो इन सीटू का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, vertisols are also called as बी चेस्टनट। अरे चेस्टनट तो मतलब सॉइल का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉइल बताओ। चेस्टनट तो रेगुलर सॉइल है ना। देखो जो वर्टिसोल्स होता है बेसिकली, वर्टिसोल्स या फिर इस तरह के जो भी आप टर्म्स देखते हो ना, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है सो फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वहां का जो सॉइल का जो उन लोगों ने डिफाइन किया है, डेफिनेशन दिया है, उसी के हिसाब से इंडिया में भी कुछ सॉइल उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के है सो पाए जाएंगे। तो अब जैसे वर्टिसोल्स जो होगा वहां का यूएसए में, तो इंडिया का जो कंटेम्प्रेरी उसका जो होगा रेगुलर सॉइल का प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करेगा, है ना। तो वर्टिसोल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट कर सकते हो। हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, है ना, मोर देन 30%, हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले ठीक है, मोर देन 30%, मोर देन 30%। नेक्स्ट डार्क कलर, इसका भी कलर है सो डार्क रहेगा, डार्क कलर हो जाता है। नेक्स्ट श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टीज, देखो ये है श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टीज, सेम ब्लैक सॉइल की तरह हो गया कि नहीं, श्रिंक एंड स्वेल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्रैक व्हेन ड्राई, इसमें भी है सो क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं जब ड्राई होता है तो, ठीक है। चलो पिछले क्लास का पूछते हैं कि सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन में क्या अंतर है, और सॉइल टेक्सचर में, तीनों में। अच्छा एक एक करके बताओ, सॉइल प्रोफाइल क्या है? हाँ, वर्टिकल लेयर्स जो है, डिफरेंट लेयर्स सॉइल प्रोफाइल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सॉइल टेक्सचर, हाँ, तो सॉइल टेक्सचर में कितना परसेंटेज कैसा है उस हिसाब से इसको चेक होगा, परसेंटेज, ठीक है। चलो वो बहुत अच्छा याद है। सैंडी लोमी सॉइल इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप? सैंडी लूम है भाई, ध्यान रखना, सैंड का है सो इसमें ज्यादा होगा, राइस तो होगा नहीं, टी है सो पहाड़ी एरिया में होगा। इसका आंसर ये है बी। हाँ, अब ये कौन सा क्रॉप है देखना, पता नहीं कौन सा क्रॉप है, ठीक है। रागी, अच्छा देख लेना एक बार क्या है। ज्वार जो है ये भी ड्राईलैंड एरिया में ही ज्यादा होता है। ये रागी को बोलते हैं, नाचनी, रागी। Deficiency of iron is common in which type of soils? एसिडिक, कैलकेरियस सॉइल्स है, ठीक है। कैल्शियम सब इसमें ज्यादा होगा बेसिकली, उसमें आयरन ये सब डेफिशिएंट रहता है ना। अच्छा, यहाँ पे 3 तरीके का सॉइल है ना, या फिर इसका भी एग्जांपल दे दो, आंसर दे दो। हेलोफाइट्स जो है कहाँ पे होगा? सेलाइन सॉइल्स, है ना, बी सेलाइन सॉइल्स। हेलो मतलब कि आपको मालूम है कि सॉल्ट्स को ही हेलो बोलते हैं, है ना, तो सेलाइन सॉइल्स। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एसिडिक सॉइल, ठीक है, सेलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, ये तीनों में क्या अंतर है? अरे वो सब तो बात की बात है, पहले बताओ कि एसिडिक सॉइल किसको कहेंगे, सेलाइन किसको कहेंगे, अल्कलाइन किसको कहेंगे? किस पैरामीटर पे हम लोग सॉइल को बोले कि ये अल्कलाइन है या फिर सेलाइन है या फिर एसिडिक सॉइल है ना। इसको एसिडिक को अम्लीय सॉइल क्या हो जाएगा? अरे सिंपल बोलो ना, पीएच के पैरामीटर पे मेजर करेंगे। हाँ देखो, जो 7 पीएच होता है ये न्यूट्रल सॉइल होगा, ठीक है। अगर 7 से पीएच, है ना, पीएच अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक की तरफ रहेगा। सपोज कि किसी सॉइल का पीएच है सो 3 है, 3.5 है, 4 है, दैट मीन्स कि काफी एसिडिक सॉइल है वो, है ना। जो सैलाइन सॉइल होता है इसका सैलिनिटी 7 से ज्यादा होगा, है ना, 7 से 8.5 पीएच के बीच में, ठीक है। इसमें सैलाइन सॉइल में आपके सोडियम क्लोराइड्स, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड्स, इस तरह के हैं सो सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो एल्कलाइन सॉइल होता है इसका पीएच 8.5 से भी ज्यादा रहेगा, है ना, इसका जो पीएच होगा इट विल बी मोर देन 8.5, ठीक है। और इसको सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सॉइल में सोडियम आयंस जो होते हैं Na+, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया, है ना, ये याद करके रखना। एसिडिक सॉइल में बेसिकली क्या होगा, आपका पीएच है सो कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? हाइड्रोजन आयंस का, ठीक है। जाहिर सा बात है कि एसिडिक सॉइल है तो हाइड्रोजन H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। और जो एल्कलाइन सॉइल होता है इसमें सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का वो सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इसको सोडिक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा, जो एसिडिक सॉइल होगा, और जो देखो सेलाइन और अल्कलाइन का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है ऑलमोस्ट, लेकिन एसिडिक का और अल्कलाइन सॉइल का ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, है ना। एसिडिक सॉइल में से जो है हमें क्या हटाना है? हाइड्रोजन के एक्सेस आयंस को हटाना है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में? जिप्सम नहीं, जिप्सम ऐड करते हैं अल्कलाइन के लिए, कल भी बताए थे, सलाइन और अल्कलाइन में जिप्सम यूज करते हैं। एसिडिक सॉइल के लिए हम लोग लाइम यूज करते हैं, ठीक है, लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, वो बेकिंग सोडा हो जाएगा, बाइकार्बोनेट और ये सब चीज जो हो जाता है। हाँ, एसिडिक सॉइल को हम लोग न्यूट्रल करने के लिए इसमें क्या करेंगे? लाइम मिलाएंगे, ठीक है, लाइम।
इसको नोट कर लो, कई बार एग्जाम में पूछता है ना, कि अगर एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल will have higher concentration of higher concentration of H plus ions, ठीक है, H plus ions। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स, टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स लाइम इज एडेड, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में जाएगा तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम आयंस Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, ये आयंस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब जो है CO3 2 माइनस जो है, इसके साथ हाइड्रोजन आयंस जो है सो अटैच हो जाएगा और H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाता है, समझ में गया। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो फ्री आयंस जो प्रेजेंट था सॉइल में, अब वो एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सो प्रेजेंट हो जाएगा और CO2 जो है सो गैस रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम जो है सो आपके सॉइल के साथ है ना ऐड हो जाता है और उसका जो है फर्टिलिटी भी बढ़ा देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एसिडिक सॉइल को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं बाय द एडिशन ऑफ लाइम, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी को हम लोग जब एल्कलाइन सॉइल की जब बात करेंगे, क्षारीय मिट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है, अल्कलाइन सॉइल है ना, या फिर सैलाइन भी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला कोई बताएगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, ठीक है। डाइहाइड्रेट इसमें है सो रहता है CaSO4 2H2O। तो यहाँ पे क्या होगा, जिप्सम को जब आप सॉल्ट में सॉइल में ऐड करोगे तो Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे फिर क्या होगा, जो सोडियम आयंस मैंने आपको बताया कि जो अल्कलाइन सॉइल्स है उसमें सोडियम का मात्रा है सो ज्यादा रहता है, तो सोडियम जो है सो सल्फेट आयंस के साथ है ना कंबाइन होकर के और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक। अब ये जो है सोडियम सल्फेट बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो जो भी अल्कलाइन सॉइल है उसमें आपने जिप्सम ऐड कर दिया, जिप्सम ऐड होने के बाद ये रिएक्शन हो जाएगा, फिर जब आप उसके ऊपर इरिगेशन करेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से डिसॉल्व होकर के और है सो लीचिंग हो जाएगा या फिर उसका जो है सॉइल के सबसे नीचे वाले प्रोफाइल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेस सोडियम को हटा सकते हैं अपने सॉइल में से, समझ में आ गया। तो सॉइल आपका फर्टाइल हो जाएगा, उसके बाद आप उसके ऊपर है सो क्रॉप्स ये सभी कल्टीवेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज वाटर सोल्यूबल सो इट कैन बी लीज्ड अवे, इट कैन बी लीज्ड अवे, इस वजह से जिप्सम हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी जिप्सम को है सो एसिडिक सॉइल में ऐड मत कर देना। अगर एसिडिक सॉइल में ऐड करोगे तो देखो दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पे सल्फेट आयंस है, सल्फेट आयंस जो है सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, उसको और ज्यादा एसिडिक कर देगा, समझ में गया। तो इसको हम लोग सैलाइन सॉइल्स में यूज करते हैं। हेलोफाइट्स हो गया सैलाइन सॉइल्स में। नेक्स्ट, ठीक है, good loamy soils contains about percentage silt, sand, silt, clay। दोमट मिट्टी में लगभग कितना परसेंट है सो सिल्ट रहता है, गाद कितना रहता है, किस रेंज में रहता है? क्या होगा 30 to 50, 30 से 50 है ना, 35 के अराउंड होता है, 35-40 के अराउंड है सो आपको सिल्ट रहता है, 35 से 40% रहता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द टोटल पोर स्पेस इन सैंडी सॉइल्स इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले, है ना, मोर देन क्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उस दिन में डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा पोर स्पेस किस में होगा? सैंड में। ठीक है, फिर सिल्ट में होगा और सबसे लास्ट में क्ले में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा है सो एरेटेड सॉइल कौन सा होगा? सैंडी सॉइल, एरेटेड सॉइल। वाटर होल्डिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा? क्ले करेगा, क्ले करेगा। ठीक है, चलो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following statements is correct? Laterite soils are typical soils of monsoon climate. Laterite soils are rich in iron, aluminum, potash, and lime. Select the correct answer by using the codes below. One only, two only, both, neither. One only. क्या होगा? लेटराइट मिट्टी है सो मानसून जलवायु की विशिष्ट मिट्टी है, और लेटराइट मिट्टी लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास और चूने में भरपूर होती है, चूने से भरपूर होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? लेटराइट्स। दोनों सही लग रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, लेटराइट सॉइल के बारे में जो हम बताए थे किसी क्लास में या पिछले या उसके पहले भी कई कई बार बताए हैं। लेटराइट सॉइल जो है सो एरिड रीजन का सॉइल है या फिर हाई रेनफॉल रीजन का सॉइल? हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बात बताओ कि ये जो पोटास को तो खैर छोड़ो, ये जो लाइम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ये वाटर सोल्यूबल होता है या फिर वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है? चूना बताओ बताओ। सोल्यूबल होता है नहीं होता है? अरे घर में जो व्हाइट वॉशिंग करते हो तो सोल्यूबल होता है ना, चूना उसमें पत्थर डालोगे पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर लेटराइट सॉइल में लिख रहा है कि लाइम प्रेजेंट है तो कैसे पॉसिबल है भाई? जब लेटराइट में हमने आपको बताया था कि उसमें लीचिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर वाले लेयर पे है सो आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड्स बचता है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट हो जाते हैं लेटराइट सॉइल में। तो लाइम और पोटास वाटर सोल्यूबल होता है, इस वजह से वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। वो आपको ट्रैप जो है सो फंसा दिया वहां पे पोटास और लाइम लेकर। हाँ, आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड टॉप लेयर में रहेगा, है ना, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल एज सच नहीं है। लेकिन लाइम, पोटास ये सब भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो लीचिंग हो जाएगा उसका। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, हालांकि अगर ये देखो टिपिकल सॉइल्स मॉनसून का नहीं, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स बेसिकली जहाँ पे रेनफॉल जो ज्यादा है वहां का सॉइल है ना। लेकिन इसका आंसर जो जिस भी कमीशन ने पूछा है वो इसका आंसर है सो ए दिया है। तो आप इसको इन जनरल मान सकते हो कि मॉनसून क्लाइमेट में ऐसा पाया जाता है लेटराइट सॉइल, बट ये ज्यादा से ज्यादा लेटराइट सॉइल का जो परसेंटेज है वो वेरी हाई रेनफॉल वाले रीजन में पाया जाता है। समझ में आ गया? तो पहला सही है लेकिन दूसरा है सो गलत है। क्यों? क्योंकि पोटास और लाइम प्रेजेंट नहीं होगा। लाइम जो है सो वाटर सोल्यूबल है, लाइम जो है सो वाटर सोल्यूबल है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी लेटराइट सॉइल के ऊपर ही है। Which of the following statements are correct about laterite soils? These soils develop in the areas with high temperature, low rainfall. These soils are rich in organic matter, nitrogen, phosphate, calcium. These soils are widely cut as bricks for use in house construction. 1, 2, 3. Option C. ठीक है, क्या होगा? 3, 4 इसका राइट आंसर। 3, 4 सही है। देखो यहाँ पे तक दिस सॉइल्स डेवलप इन द एरियाज विद हाई टेम्परेचर, यहाँ तक तो बात ठीक था। आगे लिख दिया लो रेनफॉल तो गलत हो गया, है ना। अगर ये भी हाई रेनफॉल रहता तो सही हो जाता। तो पहला को तो वैसे ही उड़ा दो।
ठीक है, बचा 3 4 2 3 4। दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्या बात है, फॉस्फेट, क्या बात है, कैल्शियम, बहुत बढ़िया, गलत, ठीक है, तो दूसरे को भी उड़ा दो, है ना, यही बचेगा। और जाहिर सा बात है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लेटराइट सॉइल्स में ब्रिक्स बहुत, है ना, ईंट इसका बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा प्रेजेंट होता है, इस वजह से काफी मजबूत ईंट इसका बनता है, ठीक है। एंड दीज सॉइल्स आर मेनली डेवलप इन द हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हायर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात करेगा, है ना, तो कह सकते हैं जहाँ पे रेनफॉल ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट तब होता जब हम लोग इसको लिखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पे, है ना, या फिर हाई रेनफॉल मेघालय प्लेट्यू पे, मतलब है वहां पे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है जितना कि लेटराइट सॉइल आपको वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा, खास करके जो वेस्टर्न स्लोप्स है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे। बट कोई ऑप्शन बचेगा नहीं 3 के साथ, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ। कई बार आपसे एग्जाम में लेटराइट सॉइल के ऊपर सवाल ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ इंटेंस लीचिंग। हाँ, ये सवाल देखोगे तो उसका भी आंसर लेटराइट करके आना, है ना। इंटेंस लीचिंग अगर कहीं पे दिखा तो सीधा लेटराइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन क्ले soil water and air movement is restricted, water holding capacity of clay soil is high, soil water and air movement is restricted, ठीक है, क्ले में, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज हाई। चलो दोनों सही हो जाएगा, है ना, क्ले सही है। क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ यूएसडीए बाय आईसीएआर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया कवरेज। अब देखो, ऐसा सवाल अगर किसी एग्जाम में आता है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। इसको अगर निगेटिव मार्किंग रहे तो छोड़ दो, और नहीं तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहे तो फिर तुक्का तो मारना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें नोट कर सकते हो एंटी सोल्स, बी ऑप्शन इसका सही है, बी, बी है। एंटी सोल्स क्या होता है बता दे रहे। जो एंटी सोल्स होगा, देखो ये सभी यूएस का जो है ना वहां का क्लासिफिकेशन है सॉइल का, ठीक है। एंटी सोल्स में क्या होगा, एंटी सोल्स में लिख लो, इसको नोट कर लो, कई बार एग्जाम में अगर कुछ पूछ दिया ऐसा तो। एंटी सोल्स आर दो सॉइल्स विच शो लिटिल और नो एविडेंस ऑफ सॉइल होराइजन डेवलपमेंट, ठीक है। एंटी सोल्स आर दो सॉइल्स, इसको उसमें लिख देते, रहता है वहां पे एंटी सोल्स, soils that show little, soils that show little or no evidence, little or no evidence, no evidence of soil horizon development, ठीक है। soils that show little or no evidence of soil horizon development, तो कहने का मतलब है कि जैसे soil horizon में कई सारे लेयर्स जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा रीजन हो जहां पे नीचे का बेड रॉक पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ हो, बस टॉप लेयर्स में विदरिंग ये सब हुआ हो, तो वैसा जो सॉइल होगा उसको हम लोग एंटी सोल्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर एक सॉइल प्रोफाइल डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो वैसे सॉइल्स को हम लोग एंटी सोल्स बोलेंगे, ठीक है। अल्फी सोल्स, अल्फी सोल्स क्या होता है, दीज आर मॉडरेटली विदर्ड fertile soils found in temperate and tropical regions, ठीक है। moderately withered fertile soils, fertile soils found in temperate and tropical regions, found in temperate and tropical regions, tropical regions में,
ये एक वेल डेवलप्ड सॉइल होता है, वेल डेवलप्ड सॉइल होगा, इसका सॉइल प्रोफाइल भी अच्छा होगा और इस वजह से फर्टिलिटी भी इसका है सो ज्यादा रहता है। ठीक है। अल्टीसोल्स, अल्टीसोल्स ऐसे कुछ 16 क्लासिफिकेशन है यूएसडीए का, 16 सॉइल जो है सो टाइप है ना, उसको उतना नहीं पढ़ना है। हाईली विदर्ड एंड एसिडिक सॉइल्स, क्या हो गया? हाँ, कोई फायदा क्या मतलब है? अब तुम्हें सॉइल साइंटिस्ट थोड़ी बनना है कि रिसर्च करोगे इसके ऊपर, एक आध सवाल आएगा छोड़ देना उसको। इससे अच्छा है कि पॉलिटी का है सो आर्टिकल रट लो, मेंस में लिखोगे भी, उसको काम भी आएगा। एरिडिसोल्स, नाम से ही लग रहा है एरिडिसोल्स, यानी कि एरिड रीजन का जो सॉइल होगा, जो कि ड्राई सॉइल होता है, न्यूट्रिएंट पुअर होता है, फाउंड इन एरिड रीजन्स, ड्राई एंड न्यूट्रिएंट डेफिसिट soils found in arid regions। अभी बीपीएससी चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, कब एग्जाम लेंगे जी? सेम ही डेट है, लेकिन अभी शायद इंटरव्यू के 2 दिन पहले वो दे रहे थे मीडिया में कुछ, 5 अगस्त को। अच्छा, कितना वैकेंसी है, क्या है, नहीं है करके, फिर उसके बाद उससे आपसे नोटिफिकेशन दे देगा, मतलब अगले सप्ताह 5 अगस्त है ना। अब बाकी इधर जो केस चल रहा था ये रिजर्वेशन वाला, अभी नीतीश कुमार तो कल बोल रहे थे कि हम उसमें लगे हुए हैं, रिजर्वेशन को जो है। खैर देखते हैं कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। वही समस्या है ना मेन, वो केस जो है ना, अगर वो क्लियर हो जाता तो शायद ये लोग निकाल देता अभी तक नोटिफिकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 32। Who among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion? ए होम्स, आर्थर होम्स है, विलियम मॉरिस डेविस है, वुलरिज है, कोवर। डेविस। विलियम मॉरिस डेविस इसका नाम है, अमेरिकन ज्योग्राफर थे, है ना। विलियम मॉरिस डेविस। डेविस, इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, किसी को मालूम है क्या? लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। कोई पढ़ा है? ज्योग्राफी ऑप्शनल किसी का है? नहीं है, नहीं है, लेकिन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। डेविस, डेविस, ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस, ठीक है। ये कौन है? तो अमेरिकन ज्योग्राफर है, ठीक है। और इन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का थ्योरीज दिया है, ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन इन्होंने बताया है, साइकिल ऑफ इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन। जैसे कि एक वर्ड आप हमेशा देखते होंगे, पेनी प्लेन, ये वर्ड आपको कहीं दिखा है आज तक? पेनी प्लेन नहीं, बाकी और लोग किसी को नहीं दिखा है, दैट मीन्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड। अगर आप साइकिल ऑफ इरोजन या फिर जो विदरिंग का चैप्टर है, अगर इसको प्रैक्टिस करोगे कहीं भी किसी भी बुक से, तो वहां पे पेनी प्लेन शब्द का है सो कई बार यूज होता है। पेनी प्लेन क्या होता है? व्हाट इज पेनी प्लेन? पेनी प्लेन इज द featureless terrain which has been formed by due to extensive erosion। featureless प्लेन होता है, इसको समझा देंगे। featureless प्लेन, featureless प्लेन, इसको पेनी प्लेन कहते हैं। विलियम मॉरिस डेविस का कहना है कि लैंड फॉर्म
ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसको है सो स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु सेड कि लैंडफॉर्म इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो उसका आंसर हो जाएगा डेविस। बहुत जैसे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक हॉलिस्टिक स्टेटमेंट है, उसी तरीके से ज्योग्राफी में ये एक हॉलिस्टिक स्टेटमेंट है जिसको डेविस ने दिया है। ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या फिर लैंडफॉर्म is a function of structure, process and time। इसको नोट कर लियो। चलो इसको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि लैंडफॉर्म मतलब कि स्थलाकृति है ना, हिंदी में उसको स्थलाकृति बोलते हैं। लैंडफॉर्म का मतलब समझो, अगर इंडिया में या फिर बिहार में ही सोचो कि अगर पटना से हम लोग जाते हैं, गया जाते हैं है ना, या फिर पटना से आप किशनगंज जाते हैं, तो क्या बिल्कुल एक समान लैंडफॉर्म दिखता है कि वेरिएशंस दिखता है ना, वेरिएशंस दिखता है। जैसे कि अगर साउथ बिहार में जाओगे तो यहाँ से पटना से मैदानी भाग आपको दिखता जाएगा एकदम से, फिर देखो अरे छोटा छोटा हिल है सो दिखना स्टार्ट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जो जहानाबाद का एरिया आएगा वहां पे कई सारा हिल आपको दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ोगे, गया बढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा फिर से समतल प्लेट्यू वाला रीजन आने लगेगा। तो ये जो रीजनल जो वेरिएशंस जो आप देख रहे हो ना, वो एक लैंडफॉर्म है। एक जगह का लैंडफॉर्म अलग होगा, दूसरे जगह का लैंडफॉर्म अलग होगा। तो डेविस ने इसी चीज को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि लैंडफॉर्म में जो वेरिएशंस जो देखने को मिलता है वो क्यों ऐसा वेरिएशंस है। तो लैंडफॉर्म किसी भी जगह का कैसा होगा यह तीन चीज पे निर्भर करता है। एक होता है स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर। दूसरा किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस। और तीसरा टाइम, समय। अब देखो इसका मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब कि वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां का जो रॉक्स है, क्या वो ग्रेनाइटिक रॉक्स है, क्या वो सैंडस्टोन है, क्या वो लाइमस्टोन है। तो रॉक्स जितना हार्ड होगा उसका है सो इरोजन उतना धीरे धीरे होगा। लेकिन सपोज कि कहीं पे वाटर सोल्यूबल रॉक्स है, लाइम है सो ज्यादा है, तो क्या वहां पे बारिश हो जाएगा, तो वहां का लैंडफॉर्म है सो बिल्कुल अलग हो जाएगा कि नहीं, है ना। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर जो है इट इज द मेन फीचर जिसके वजह से वहां पे किस तरीके का लैंडफॉर्म डेवलप होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। प्रोसेस का मतलब कि वहां पे जो एजेंट्स ऑफ इरोजन जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, एजेंट्स ऑफ इरोजन। जैसे कि अगर वहां पे एजेंट्स ऑफ इरोजन क्या सब हो सकते हैं, जैसे कि विंड है ना, विंड है, रेनफॉल है ना, रेनफॉल, वहां पे रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे ग्लेशियर्स हो सकते हैं। तो देखो जहां पे विंड के द्वारा, विंड सबसे ज्यादा एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन होगा, वहां का लैंडफॉर्म अलग होगा। जैसे कि मरुस्थल में जाओगे, रेगिस्तान में जाओगे, सैंड ड्यून्स ये सब देखने को मिलेगा। हमारे बिहार में सैंड ड्यून्स दिखता है क्या, नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि हमारा बिहार जो है सब मानसून क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर जो है सो मोस्ट प्रोमिनेंट है, सो साइकिल ऑफ इरोजन में है सो रोल प्ले करता है, खास करके डिपोजिशन में, है ना। सेम उसी तरीके से अगर रेनफॉल एरिया देखो या फिर रिवर्स का लैंडफॉर्म देखो, तो रिवर्स का लैंडफॉर्म में क्या दिखेगा, कहीं पे अगर अप स्ट्रीम में रहोगे तो वी शेप्ड वैली दिख जाएगा, प्लेन में आओगे तो ऑक्सबो लेक दिखेगा, फ्लड प्लेन्स दिखेंगे, नेचुरल लेवीज दिखेंगे जिसको बांध कहते हैं, है ना, एम्बैंकमेंट्स। तो ये सभी है सो रिवर्स वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। फिर उसी तरीके से अगर ग्लेशियर्स में चले जाओ, ग्लेशियर्स वाले रीजन में, तो आपको मोरेन्स ये सब दिखाई देगा, मोरेन्स। देखो एक क्लास जो है हमारा साइकिल ऑफ बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे है सो बचा हुआ है अपने बैच में, क्योंकि दोनों बैच है सो मर्ज हो गया था, है ना, इस वजह से जो है ये टॉपिक एक बचा रह गया है। तो ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में किसी क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, है ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस तरीके से इरोजन है सो काम करता है, एरिड लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ग्लेशियर्स की वजह से किस तरीके का लैंडफॉर्म जो है फॉर्म होता है, वो सब डिटेल में, मतलब उसके लिए कम से कम 4-5 क्लास चाहिए, है ना। तो वो हम लोग कभी आगे कर लेंगे। लेकिन ये चीज समझे कि नहीं कि प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, है ना। और टाइम, टाइम मतलब कि समय। तो जाहिर सा बात है कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो धीरे धीरे है सो कहीं पे भी इरोजन होता है या फिर डिपोजिशन कहीं पे हो रहा है तो समय के साथ है सो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो टाइम यह बताता है
कि कौन से समय में कौन से फेज में है सो वहां पे लैंडफॉर्म का वो फेज है। जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जब हम लोग अरावलीज के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, अरावलीज के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं क्या डिस्क्राइब करते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअरी माउंटेन्स है, रेसिडुअरी माउंटेन्स है, रेसिडुअरी माउंटेन्स है ना, यानी कि जो बचा खुचा रह गया है ना। ये पहले जो है सो जिस तरीके से आज के समय हिमालय जो है जिस ऊंचाई पे है, एक समय पे अरावलीज पर्वत भी उसी ऊंचाई पे था, है ना। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इरोजन होता चला गया, अपर्दन होता चला गया, है ना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो डेविस ने जो स्टडी किया है ना, उसमें मैं आपको 3 फेज ऐसे बता देता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ देख सकते हो, सपोज कि एक एरिया है जहां पे खूब ऊंचा ऊंचा है सो माउंटेन है, ठीक है ना, खूब ऊंचा ऊंचा माउंटेन है, ठीक है। यहाँ का स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम देखो कैसे ऑपरेट होगा। प्रोसेस सपोज कि यहाँ पे खूब है सो बारिश हो रहा है ना, रेनफॉल ये सब होता रहेगा, रेनफॉल होगा, प्लस हाइट पे है तो यहाँ पे ग्लेशियर्स भी रहेंगे, उसकी वजह से कई सारे रिवर्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, है ना। इसको समझो, जब कई सारे रिवर्स फॉर्मेशन होंगे, है ना, रिवर्स, तो रिवर्स क्या करेगा, वैली का फॉर्मेशन करेगा, है ना, वी शेप्ड वैली, है ना, यू शेप्ड वैली। और समय के साथ साथ क्या होता चला जाएगा कि ये जो आपका जो भी माउंटेन रेंजेस है ना, उसका हाइट है सो कम होता चला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिवर्स ने उसको है सो कट करना स्टार्ट कर दिया, इरोजन। और बाकी जो भी रिवर्स है ये अगर सपोज कि आगे ऐसे मूव करता रहेगा तो जहां पे भी ओशंस होंगे, ओशंस के पास में है सो डेल्टा का फॉर्मेशन कर देगा, जैसे कि गंगा का डेल्टा हो गया, है ना, इंडस का डेल्टा हो गया, है ना, ये सभी आगे डिपॉजिट कर देगा डेल्टा फॉर्मेशन। लेकिन इस वाले रीजन के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ का जो एलिवेशन था उसको ऐसा फ्लैट किया जा रहा है, उसको ऐसा सपाट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। और जो फाइनल स्टेज होगा, फाइनल स्टेज जो होगा वो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। दीज आर द रेसिडुअल माउंटेन्स, समझ में आ गया। तो साइकिल ऑफ इरोजन जो है डेविस ने स्टडी करके बताया कि किसी भी जगह का जो लैंडफॉर्म जो हमें दिखता है उसके पीछे 3 फैक्टर्स जो है सो वहां पे लगे हुए हैं, कि स्ट्रक्चर कैसा है वहां का, प्रोसेस किस तरीके से है, कि एरिड रीजन हो सकता है तो वहां पे विंड्स ज्यादा एक्टिव रहेगा, अगर मॉइस्ट रीजन है तो रेनफॉल, वाटर डिसोल्यूशन, रिवर्स ये सभी ज्यादा एक्टिव रहेगा, अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो ग्लेशियर्स ये सभी ज्यादा एक्टिव रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से लैंडफॉर्म जो है सो बदलता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थ्योरी। और जो जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो इस चीज को समझ रहे होंगे, बाकी जनरल इतना समझ जाओ कि डेविस जो है ना, उसने ये ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन जो है सो स्टडी करके बताया, और एक थ्योरी इसने बताया है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का, है ना। तो याद रखना, ठीक है। आर्थर होम्स का कौन सा थ्योरी है, इन्होंने बताया जो कन्वेक्शन सेल जो फॉर्मेशन होता है लिथोस्फीयर के नीचे में, कन्वेक्शन सेल जो कि जिससे प्लेट्स टेक्टोनिक्स जो डिराइव होते हैं, है ना। तो आर्थर होम्स का ही वो थ्योरी है जिसने बताया कि अर्थ के इंटीरियर्स में ऐसे कई सारे कन्वेक्शन सेल्स का जो है सो फॉर्मेशन जो है सो हुआ है, वो आर्थर होम्स का है। हाँ जी, एनसीईआरटी पलटोगे तब ना। 11th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़ोगे फिजिकल ज्योग्राफी का, तो जहाँ पे तुम्हें इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बाद का जो चैप्टर है, जहाँ पे अर्थ मूवमेंट का चैप्टर है, उसमें देखोगे जहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का डिस्कशन किया हुआ है, वहीं पे इसका जिक्र हालांकि बहुत छोटा सा किया है ना। अगर उतना माइन्यूटली नहीं पढ़ोगे तो शायद मिस कर जाओगे उसको, लेकिन हाँ मेंशन किया है आर्थर होम्स का। चलो ये बताओ 33 का राइट आंसर क्या होगा। बी सी डी करते रहो यहाँ पे।
हाँ 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 हाँ, एक मिनट, लेटराइट का कौन सा है? D3 है, तो एक ही है, तो एकदम सही पकड़ लियो। तो वही, ठीक है, ए इसका है, सो राइट आंसर है। ठीक है, ये देखो, ये होता है कि ऐसा सवाल इसलिए दिया जाता है ना, ताकि ये देख करके लोगों को थोड़ा सा, है ना, बीपी थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है है ना, थोड़ा सा देख के अरे कि क्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया। लेकिन इस सवाल में सिर्फ अगर तुम्हें लेटराइट के बारे में मालूम है तो सीधा आंसर करके चले जाओगे। तो कई बार एग्जाम में ये क्या होता है कि जैसे कि खास करके बीपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में, है ना, जो सेट होता है, देखो इस नहीं, यूपीएससी तो अब खैर, यूपीएससी में उतना भी गेस मतलब थोड़ा बहुत होता है, बट उसके लिए अच्छा पढ़ाई होना चाहिए। ABCD अगर सेट है सपोज, है ना, ये बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल है। ABCD 4 सेट होता है जनरली किसी भी एग्जाम में, है ना। तो सपोज कि 100 क्वेश्चन का सेट है ना, या फिर अगर बीपीएससी में जाओगे पीटी में तो 150 क्वेश्चन पूछता है। 150 क्वेश्चन में से कुछ हिस्ट्री का सेक्शन रहेगा, है ना, करंट अफेयर्स रहेगा, साइंस रहेगा, है ना, बिहार स्पेशल से रहेगा, ठीक है, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, ज्योग्राफी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो कई बार क्या करता है बीपीएससी में, आप देखोगे तो जैसे कि साइंस के क्वेश्चंस जो है सो बहुत टफ आ गए। ठीक, मान लो 30 क्वेश्चन में से जो बायो सेक्शन का क्वेश्चन है कुछ 14-15 क्वेश्चन ऐसा है कि एकदम हार्ड टाइप का बना दिया, है ना। तो और सपोज कि पॉलिटी बहुत आसान है, ज्योग्राफी का जो है सो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, हिस्ट्री में भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सेक्शन ए का पेपर है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पहले रहेगा। ठीक है, ज्योग्राफी पहले रहेगा और फिर साइंस का सेक्शन लास्ट में रहेगा। सपोज कि एक सेट सी है जिसमें साइंस पहले 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो जिस बच्चा को सेट सी मिलता है ना, वो पेपर देके डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको तो लगे यार इतना टफ क्वेश्चन है, पेपर बहुत टफ आया इस बार, है ना, उलझ जाओगे वहां पे, सोचने लगोगे अरे ये फिर से पीटी नहीं होगा लग रहा है इस बार। जबकि हिस्ट्री आसान, पॉलिटी आसान, ज्योग्राफी आसान, करंट अफेयर्स आसान, साइंस थोड़ा सा टफ कर दिया है। तो जो बच्चे के पास सेट ए मिला ये तो तुरंत एकदम खुशी खुशी सारा क्वेश्चन करते चला जाएगा। फिर साइंस पे पहुंचेगा तो बोले अरे हिस्ट्री तो सब बढ़िया कर दिए, चलो इसमें से थोड़ा बहुत गलत होगा लेकिन कुछ उस हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे तो तुम टेंशन में आ गए कि जब साइंस का ये हाल है तो आगे हिस्ट्री का क्या हाल होगा, पॉलिटी का क्या हाल होगा, है ना, पहले ही डिप्रेशन में। तो कहने का मतलब है कि कभी भी अगर पेपर मिले और अगर ऐसा सेक्शन मिले कि बहुत टफ दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली स्किप कर दो वहां से। ठीक है, 2 पेज 3 पेज पलट दो, फिर वहां से देखना शुरू करो। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारा साइकोलॉजी सही रहेगा एग्जाम में। और नहीं तो अगर इसके चक्कर में पड़ गए, ऐसा कई बार होता है लोगों के साथ में, है ना, कि एक सेट में जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो पहले ही 20 सवाल डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बाकी का 80 सवाल है सो आसान है, तो तुम्हारा साइकोलॉजी है सो खराब हो जाएगा कि अरे यार लगता है फिर से इस बार गेम खराब हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर पेपर में ऐसा दिखे 3-4 पेपर पेज जो है सब पलट दो, उसके बाद पेपर को सॉल्व करो, तो तुम्हें खुद जो है सो डुएबल क्वेश्चन दिखने लगेंगे, अरे ये तो आसान है, अरे ये तो आसान है ना। ऐसे करके पेपर में हमेशा जो है सो मेंटेन करना। ये सभी एग्जाम में जब एक्सपीरियंस जब करोगे तो समझ में आएगा। अरे खत्म हो गया क्या? नहीं यार, विच वन ऑफ द, आप देखो नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट के ऊपर सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कवर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा होगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि ऊपर में देखो कनाडा का जो रीजन हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉनिफेरस फॉरेस्ट? हाँ, जहाँ पे बर्फ और कोल्ड क्लाइमेट्स का जो फॉरेस्ट होता है बेसिकली उसको हम लोग कॉनिफेरस फॉरेस्ट या फिर टैगा के नाम से भी इसको जानते हैं, टैगा। ठीक है, टैगा। हाँ, एलिवेशन पे भी होगा, मतलब कि कोल्ड क्लाइमेट्स का हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो टैगा फॉरेस्ट है सो माउंटेन्स पे आ जाएगा। द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, है ना, तो ब्राजील हो जाएगा। क्या बोलते हैं?
अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ हम लोग बोलते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस किसको बोलते हैं? कोरल रीफ्स को बोलते हैं। ठीक है, अगर ओशंस की बात की जाए तो वहां पे जो कोरल रीफ्स होता है वो बहुत ही ज्यादा बायो प्रोडक्टिव रीजन होता है, इस वजह से उसको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका डेंस हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट आर फाउंड? बेसिकली रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अफ्रीका का मैप देखो, है ना, तो रेन फॉरेस्ट का रीजन क्या है? यही तो रीजन है ना। तो आइवरी कोस्ट यहाँ पे, बाकी कंट्रीज जो है सो इस रेन फॉरेस्ट वाले इलाके से दूर के कंट्री है। तो आइवरी कोस्ट इसका राइट आंसर है। डेंस हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट अफ्रीका में बोला जाए, दैट मीन्स की रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कौन से रिवर है, कौन सा बेसिन है? अमेजन अफ्रीका में है। कॉन्गो, कॉन्गो रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर बेसिन बेसिकली। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. This is because the soil of rainforest is deficient in nutrients. Propagals of the trees in a rainforest have poor viability. The rainforest species are slow growing. Exotic species invade the fertile soil of rainforest. ये यूपीएससी का सवाल है, पीटी का। बताए थे, इसका आंसर है सो ए होगा। तो सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसा क्यों होता है? सॉइल लीचिंग होने की वजह से, है ना, रेन फॉरेस्ट। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा ट्रीज है ना, बहुत ज्यादा ट्रीज है रेन फॉरेस्ट में, और यहाँ पे क्या है कि रेन बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत ज्यादा होता है, तो जो सॉइल है, टॉप सॉइल है ना, सपोज कि ये रूट्स है ना, पेड़ का रूट्स ये सब नीचे में है, तो जो सॉइल प्रोफाइल जब हम लोग इसका देखते हैं तो क्या होता है कि ड्यू टू लीचिंग जो है, ऊपर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे की तरफ सॉइल के नीचे वाले प्रोफाइल में चला जाता है। उसको कौन सा लेयर बोलते हैं? जहाँ पे लीचिंग होने के बाद है सो डिपोजिशन हो जाता है। कल वाले क्लास में जो है लास्ट उसमें बताए थे, इलुविएशन और इलुविएशन लेयर याद आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे इलुविएशन लेयर में है सो चला जाएगा सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स, और ये जो लेयर है जहां से, इसको ई लेयर बोलते हैं, इलुविएशन लेयर बोलते हैं। तो इस वजह से अगर आप रेन फॉरेस्ट के सारे ट्रीज को अगर आपने हटा दिया, कट कर दिया, तो वहां पे फिर से फ्रेश ट्रीज नहीं जनरेट हो सकता है, क्योंकि सॉइल वहां का है सो डेफिसिट हो गया है, न्यूट्रिएंट्स में डेफिसिट हो गया है। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पक्का यूपीएससी का सवाल है, क्योंकि ऐसा इससे वही लिखता है, डरावना इससे लिख देगा। बताओ बताओ। लीफ litter decomposes faster than any other biome. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the tropical rainforest. ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे ट्रीज तो है ही, इसके अलावा कुछ ऐसे वेजिटेशन है, प्लांट फॉर्म, जो कि सबसे कैनोपी के ऊपर पहुंच जाता है। तो कैनोपी मतलब कि रेन फॉरेस्ट, इपीफाइट्स उसी को बोलते हैं, है ना। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। लीफ litter decomposes faster than any other biome. इसके पीछे का वजह क्या है? हाँ, वेरी हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब वर्षा वन में जाओगे, रेन फॉरेस्ट में जाओगे, तो वहां पे नीचे में बहुत ज्यादा पेड़ पत्ता का जो है सूखा हुआ नहीं दिखेगा, जमा नहीं दिखता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि रेन फॉरेस्ट जो है सो कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर है ना, क्योंकि वो सनलाइट सबसे ज्यादा है उस रीजन में, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होने की वजह से जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन का जो एक्टिविटी है
डिकम्पोजिशन ये काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन जैसे फास्ट होगा तो सपोज कि कोई सूखा पत्ता जो है ये सभी जो है सो गिरा कहीं पे, है ना, तो तुरंत जो है सो डिकम्पोज हो जाएगा और इसके जो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में पहुंचेंगे इसको तुरंत जो है सो दुनिया भर का जो पेड़ पौधा वहां पे है तुरंत सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से रेन फॉरेस्ट में आपको सॉइल लीटर्स जो है या फिर ऑर्गेनिक मैटर आपको बहुत ज्यादा वहां पे नहीं मिलेगा उसके सॉइल में। जैसे ही लीव्स ये सब जो है फॉल होगा तुरंत डिकम्पोज होगा, तुरंत अपटेक हो जाएगा उसका, है ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following commercially important group of trees belongs to the cool temperate hardwood species? बताइए। देखो यहाँ पे दो ऐसा नाम है ना जो बहुत कॉमन है। मैपल। देखो आंसर तो सी है, आंसर सी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये जो महोगनी है और जो इबोनी है ये ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री है, याद कर लो। महोगनी, इबोनी ये सब जो है ट्रॉपिकल रीजन का जो है सो ट्री है। तो देखो महोगनी पहले में भी है, इबोनी महोगनी बी में है और डी में भी इबोनी दिया हुआ है, तो सिर्फ एक ही बचेगा, सी बचेगा। समझ में गया? तो याद करके रखना, ये महोगनी और इबोनी जो है दीज आर ट्रॉपिकल हार्डवुड स्पीसीज, टेम्परेट रीजन का नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन का है। ठीक है, ये नोट कर लो। महोगनी, इबोनी, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। पेट सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पेट ट्रीज जो बार बार पूछा जाता है, महोगनी, इबोनी नाम रहता ही रहता है उसमें। ये ट्रॉपिकल रीजन का है, सो हार्डवुड स्पीसीज है। Which country of the world is the largest producer and exporter of soft timber and wood pulp? USA, Norway, Sweden, Canada. देखो सॉफ्ट टिम्बर और वुड पल्प की बात जो है सो कर रहा है ना। तो सॉफ्ट टिम्बर जनरली आप देखो तो टेम्परेट रीजन्स, कॉनिफेरस रीजन्स में है सो पाया जाता है। हाँ, तो कनाडा इसका आंसर, कनाडा आंसर। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, कोस्टल रीजन, नन ऑफ द अबव। टेम्परेट रीजन हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द अबव से अच्छा इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ लिख देता। कुछ लोग उसमें भी आंसर कर देते नहीं। Taiga forests are characteristics of temperate region. Temperate region. Dalbergia species is associated with which one of the following? कौन सा? सीसम, रोजवुड है, रोजवुड का है। Which one of the following natural regions is known as the land of big games? सवाना, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ठीक है। बड़े खेलों की भूमि क्यों बोलते हैं इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स? क्या? अरे जोर से बोलो। अच्छा, उसके लिए। The savannas are most widespread in अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है। सवाना जो है सो कैसा ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। सवाना टेम्परेट होगा? अफ्रीका बोल रहे हो फिर टेम्परेट क्यों बोल रहे हो? अफ्रीका में तो मोस्टली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो सवाना जो है सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है। सवाना कैसा ग्रासलैंड है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जब हम लोग क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था सवाना का डिस्क्रिप्शन? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल होते हैं,
जो है सो होता है, याद आ रहा होगा, है ना। तो सवाना क्लाइमेट सवाना क्लाइमेट बेसिकली इसका जो है डेफिनेशन कैसे होता है, तो ट्रॉपिकल ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, दैट इज योर सवाना क्लाइमेट। और सवाना क्लाइमेट में है सो ग्रासलैंड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है दैट इज बिलो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहाँ पे ट्रीज है सो कम होगा, वहाँ पे ग्रासलैंड है सो फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि सवाना जो है सो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सवाना क्लाइमेट को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। मेडिटेरियन, कहाँ मेडिटेरियन कहाँ है, सवाना कहाँ है, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। बादाम खाया करो, सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मतलब ठीक है, सुबह शाम जैसे कोई उठे तो जो है इलाज कर देना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर कहीं पे ये लिखा रहे सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसका मतलब सवाना क्लाइमेट की बात की जा रही है ना। इंडिया में सवाना क्लाइमेट कहीं पे है कि नहीं, कहाँ पे होगा सोचो, जहां पे रेनफॉल कम है और ट्रॉपिकल रीजन, दैट मीन्स कि आप देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया जो है, और वहां पे जो रेन शैडो का एरिया सब जो हो जाएगा, जो एरिड रीजन हो जाएगा, खास करके मालवा प्लेट्यू एमपी का जो रीजन है ना, बुंदेलखंड, ये सब में आप देखोगे तो सवाना टाइप का ही क्लाइमेट जो है सो मिलेगा। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड मतलब कि टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, पंपास, यस, पंपास जो है सो, हाँ, अर्जेंटीना के पास में है, बेसिकली पाया जाता है अर्जेंटीना में। ग्रासलैंड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड फॉर्मेशन वहां पे होता है जहां पे बारिश कम होता है, बारिश कम इन द सेंस कि डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग ग्रासलैंड्स बोलते हैं, है ना। वहां पे पानी है सो सामान्यतः कम होगा, है ना। तो टेम्परेट रीजन का जो ग्रासलैंड्स है, ये सभी टेम्परेट रीजन का ग्रासलैंड्स का है सो नाम है। जो प्रेरीज है ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका का जो आप देखते हो, है ना, ये सब जो रीजन है, दिस इज योर प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड है। और यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन ये सभी बहुत ज्यादा होगा, है ना, वीट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होगा। वीट जो है, गेहूं जो है सो कैसा क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है कि टेम्परेट क्रॉप है? रबी तो है ही, इंडिया में रबी बोलते हैं, बट वीट जो है सो ट्रॉपिकल क्रॉप होगा कि टेम्परेट क्रॉप होगा? टेम्परेट क्रॉप है ना, ठंडे जगह का क्रॉप है वीट। इसी वजह से आप देखो तो इंडिया में वीट का कल्टीवेशन है सो कब होता है, ड्यूरिंग रबी सीजन, रबी में, हाँ। और उधर होली से पहले आप देखो तो उसका हार्वेस्टिंग किया जाएगा। स्टेपीज कैसा है, स्टेपीज ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड, लेकिन कहाँ पे, कौन से रीजन का, सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल एशिया का, मतलब यूरेशिया आप लिख लो, यूरेशिया, है ना, यूरेशिया में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम लोग स्टेपीज कहते हैं। वेल्ड कहाँ पे होता है, वेल्ड, वेल्ड है साउथ, साउथ अफ्रीका में,
साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उसको हम लोग वेल्ड के नाम से जानते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग बोल रहे हो वो डाउन्स होता है। डाउन्स, डाउन्स इज ऑल्सो ए टेम्परेट ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो नीचे में है सो डाउन्स मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन यूरेशिया? स्टेपीज हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स सेपरेट कोल्ड एशिया फ्रॉम ड्राई एशिया? स्टेपीज ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा है सो इनकरेक्टली मैच है? बताओ। नॉट करेक्टली मैच्ड, डाउन्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं होगा, टेम्परेट है इस वजह से। स्टेपीज टेम्परेट है, सेल्वास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टैगा है सो टेम्परेट फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. The high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. हाँ बताओ। क्या होगा? डी हो जाएगा। पहला सही है, कौन बोल रहा था? क्यों? बादाम के जगह पे कुछ और चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है सो गलत है ना। रेन फॉरेस्ट आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पुअर होगा ड्यू टू लीचिंग, ड्यू टू लीचिंग। लेकिन ये दूसरा बिल्कुल सही है, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, इस वजह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फाल्फा इज ए काइंड ऑफ ग्रास। चलो, ये कहाँ पढ़े हो? अच्छा, ठीक। मोरिंगा ड्रम स्टिक इज ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री। Tamarind tree is endemic to South Asia. In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. India exports tamarind, ये यूपीएससी का सवाल है। And seeds of, मतलब कि क्या पूछता है ये लोग यार? Seeds of moringa and tamarind can be used. मोरिंगा ट्रेंड में चल रहा है, ये 2021 वाले एग्जाम का सवाल। ड्रम स्टिक, क्या बोल रहे हैं? वो इमली का पेड़ थोड़े है। टैमरिंड, हाँ मुझे लगा मोरिंगा के बारे में बोल। ड्रम स्टिक, उसको हम लोग कुछ और नाम से बुलाते हैं ना, क्या बोलते हैं? सहजन बोलते हैं। सहजन। चलो आंसर बताओ क्या होगा इसका। हम जो लगाते हैं इसका है सो पहला गलत है। ठीक है, ये लेगुमिनस नहीं है जी, नॉन लेगुमिनस। तो देखो यूपीएससी इस सवाल पे पूरा एस्से लिखा है ना, लेकिन एक ऐसा इसमें ये बता दिया कि अगर आप पहले को गलत अगर समझ लेते हो तो हटा दो इसको, बाकी कौन क्या प्रोडक्शन किधर कोई मतलब नहीं है, बस एक से करो, गोला घेरो आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी यूपीएससी का सवाल है।
मकाओ, टोकन्स, ब्लैक स्किमर्स, ये सब क्या होता है? बर्ड्स है। जनजाति नहीं है, बर्ड्स है, लेकिन नाम लग रहा है कि जनजाति जैसा। मक्का, ये सब है, सब बर्ड्स का वेराइटी है बेसिकली। जो देखते हो तोता जो बड़ा साइज का होता है वो मकाओ होता है। हाँ। मतलब हाँ, नहीं वो तो हॉर्नबिल होता है। अगर लंबा चोंच अगर बोलोगे तो वो हॉर्नबिल। हाँ, तोता को थोड़ा और बड़ा कर दो। उसका कलर भी देखोगे तो काफी रिचफुल कलर रहता है, रेड ग्रीन ब्लू सब एक ही जगह पे उसका जो है सो रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4। इट इज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजन। बिल्कुल सही बात है जी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इट हैज अटलांटिक कोस्ट एट इट्स ईस्ट साइड। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट के ईस्ट में अटलांटिक है, सही है ना? तो या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, इसको पहले काट दो। इट ऑक्युपाइज 40% ऑफ इक्वाडोर्स टोटल एरिया। अच्छा, तो फिर ब्राजील किधर जाएगा, है ना? यानी कि मैक्सिमम एरिया देखोगे वो तो ब्राजील में है, अमेजन रेन फॉरेस्ट का। और ब्राजील भी सबसे ज्यादा है, सो एरिया कवर करता है साउथ अमेरिका का। तो इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट है। 3 गया, 3 गया। बाकी ये तुम्हें नहीं भी पता है कि ये क्या है, तो अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, है ना? लेकिन बहुत लोग क्या होंगे एग्जाम में ना, इसी पे दिमाग लगाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, हाँ, तीसरे पे ध्यान नहीं जाएगा, एलिमिनेशन करो इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम के प्रेशर में जो है थोड़ा बहुत आदमी गलती कर सकता है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन अगर ये तुमने पकड़ लिया कि नहीं, इक्वाडोर पे इतना ज्यादा एरिया नहीं होगा, तो फिर आंसर सही में आप पहुंच जाओगे यहाँ पे, है ना? ज्योग्राफी, हाँ, मतलब ये सब रेन फॉरेस्ट ये सब तो इम्पोर्टेंट वैसे भी है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से एरिया में है, कौन से कंट्री में ज्यादा उसका एरिया है। Unlike temperate forest, the tropical rainforest, if cleared, can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years, even without chemical fertilizers. क्या बात है? The primary productivity of the tropical rainforest is very high compared to that of temperate forest. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, आंसर बताओ, ABCD क्या है, आंसर बताओ। डिस्कशन तो बाद में हो ही जाएगा। C, A is true and R is false. R is true। आंसर क्या होगा? ABCD में से ये होगा। फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट गलत है तो सीधा D आंसर हो जाएगा। D ही सही है। समझ में नहीं आया क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इकोलॉजी में पढ़ते होगे, क्या है? प्रोडक्टिविटी मतलब किसी एरिया में अधिक प्रोडक्शन मिल रहा है। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जहाँ पे आपको जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फोटोसिंथेसिस होकर के और फूड का जो प्रोडक्शन होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? जहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा है। सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल रीजन में। तो जाहिर सा बात है कि कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी बायोम की बात करो, उसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ का होगा? जो ट्रॉपिकल रीजन में होगा, और प्लस जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स कि रेन फॉरेस्ट में। पहला तो गलत हो गया ना, है ना? ये देखो कितना लंबा स्टेटमेंट है, सो लिखा कि वह मतलब एक बार पेड़ पौधा हटा दो उसके बाद भी है, और जो है सालों भर जो है कई साल तक जो है गलत है ना? दूसरा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू दैट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट। एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, किसी भी रीजन का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कि वहां पे कितना वेजिटेशन है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, और वो कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक CO2 को जो है सो फोटोसिंथेसिस के मदद से फूड्स में कन्वर्ट कर दे। दैट इज बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट अगर हो गया तब तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये सभी प्रोडक्टिविटी जो है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज: जैक फ्रूट, महुआ, टीक,
हाउ मेनी ऑफ द अबव इज आर डेसिडुअस ट्रीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? महुआ, महुआ है। महुआ को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या बात है? हाँ महुआ, महुआ है। तुम्हारा घर महुआ है क्या? कहाँ पे? महनार में। अच्छा, चंदन तुम्हारे गांव का है? मेरे घर से उसका कितना 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, क्या बात। चलो इसका आंसर है बी, पंचायत का चंदन जो है। क्या बोलता है अभिषेक सर, एक काम करिएगा, पंचायत सीजन देखे नहीं हो है ना, उसमें जो चंदन जो है, मतलब उसका वहां पे क्या नाम है उसका सीरीज में? चंदन ही नाम है? नहीं, चंदन तो उसका रियल नेम है। हाँ साहेब, उसका क्या नाम है सीरीज में नाम? हाँ विकास, विकास, विकास। तो विकास जो है सो यही महनार का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है सो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्रीज? तो ये भी डेसिडियस है, ये भी डेसिडियस है, इस वजह से दो है सो डेसिडियस हो जाएगा। जैक फ्रूट कैसा है? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली वहां का है। कटहल जो है जैक फ्रूट, ये रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो। जैक फ्रूट जो है सो एवरग्रीन हो जाएगा। बाकी ये महुआ और टीक दोनों है सो डेसिडियस। Question number 23, which of the following leaf modifications occurs in the desert areas to inhibit water loss? ठीक है, डेजर्ट्स में बेसिकली कैक्टस के बारे में पूछा गया है। Only 2, 2 and 3, only 3, all of the above. ठीक है, ये सभी मॉइस्चर को लॉस उसको प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए जो है मॉडिफिकेशन कैक्टस ट्रीज सब में या फिर डेजर्ट्स में जो भी ज़ेरोफाइट्स जिसको कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स। Xerophytes are those vegetations found in desert areas. Question number 24. Major climatic characteristics of savanna biome are C. इसका आंसर जो है क्या होगा? देखो मेरे हिसाब से भी सी होना चाहिए, ज्यादा चांसेस है, बट इसका ऑफिशियल आंसर की में डी है ना। ट्रॉपिकल वेट अगर एंड ड्राई लिख देता ना तो सबसे एक्यूरेट हो जाता है ये, तब सबसे एक्यूरेट हो जाता। लेकिन ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बेसिकली इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ये सब के बारे में है सो ज्यादा हम लोग जो है सो ये करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अफ्रीका में, मतलब जो है सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है सवाना, ये सही स्टेटमेंट है। बाकी ये ठीक है, ये दोनों सही है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर वेट एंड ड्राई लिखता तब तो बिल्कुल डी एकदम 100% हो जाता। लेकिन ऑफिशियल की में कई बार है सो आपके मुताबिक आंसर नहीं देता है वो लोग, तो इसमें डी ही आंसर दिया गया। The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Which of the following are such conditions? Burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil properties. ये अच्छा सवाल है। बिल खोदने वाले जानवर और दीमक, बताओ क्या होगा? सवाल समझे कि नहीं? क्या सवाल है? सवाल ये पूछ रहा है कि
जो सवाना वेजिटेशन है, सवाना जो होता है उसमें ग्रासलैंड में कहीं कहीं पे है सो ट्रीज ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे पेड़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है वैसे रीजन में, उसको है सो कंट्रोल कौन सा फैक्टर्स है सो करता है? 1, 3 एंड 5। डी, डी मतलब 1, 3, 5। और कोई ऑप्शन किसी को लग रहा है डी के अलावा? फायर नहीं होगा? हिंदी पढ़ो तो इस क्षेत्रों में वन विकास को आमतौर पर कुछ स्थितियों के या संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या हो गया? अरे इसका आंसर सी है, सी। 2, 3 एंड 4। क्या हो गया? आग? आग कैसे? अरे आग लग जाएगा तो पेड़ सब तो वैसे भी जल जाएगा ना। अरे जो भी है यार, देख, जो सवाना ग्रासलैंड जो होता है ना, उसमें कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पूरा है सो घास आपको है ना रहेगा, उसमें पूरा ग्रासलैंड, पूरा घास जो है सब जगह फैला रहेगा, सब जगह घास रहेगा, ठीक है। दीज आर द ग्रासेस। और जो ट्रीज होगा, पेड़ जो होगा, बीच बीच में कहीं कहीं पे इक्का दुक्का है सो पेड़ दिखाई देगा। एक यहाँ पेड़ है, दूसरा 100 मीटर पे पेड़ दिखेगा, तीसरा और इधर और आगे जाके पेड़ दिखेगा। और उसका पेड़ का जो है हाइट, जो लंबाई होगा वो भी कम रहता है, एवरेज हाइट का रहता है। तो कह रहा है कि फॉरेस्ट का डेवलपमेंट इतना ज्यादा क्यों नहीं होता है। तो कई बार सवाना में जब हमने पढ़ा था सवाना के बारे में कि क्या यहाँ पे सवाना में एक ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है कि नहीं? ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये जो ड्राई सीजन होता है इसमें कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाता है। ग्रासलैंड में है सो आग लग जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, फायर हो जाता है। तो इस फायर के वजह से जो भी ट्रीज था, सपोज कि है ना, कोई पेड़ वेड़ का बगल में छोटा सा जो है स्टार्ट हुआ होगा, है ना, फायर हो गया, ये भी जल गया, सूख गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरा रीजन क्या दिए हुए था? हाँ, लो रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि रेनफॉल अगर कम होगा, अगर रेन फॉरेस्ट की तरह बारिश होता तो बहुत ज्यादा ट्रीज है सो है ना होता। जैसे अभी जैसे देखो मानसून का सीजन है, इंडिया में कहीं पे भी पेड़ पौधा लगा दो, पिछले मतलब तो आगे 2-3 महीने में खूब पेड़ पौधा है सो लग जाएगा, हर जगह हरियाली दिखता है ना। तो वही ऐसा है, रेनफॉल यहाँ पे है सो ऑल्टरनेट होता है, इस वजह से ट्रीज उतना ज्यादा है सो फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक जो क्वेश्चन, एक जो पहला ऑप्शन था कि जो दीमक है, टर्माइट्स है, या फिर जो बरोज यानी कि जो जमीन में जैसे खरगोश ये सब जो है ना, वो सब क्या करता है, ट्रीज के उसको है सो डिस्पर्स करता है सीड्स को, वो सब पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि जैसे कि टर्माइट्स, ठीक है, टर्माइट्स हो गया, ठीक, बीज है ना, प्लस बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है, हेयर मतलब कि जो खरा होता है ना, जो सब बिल ये सब खोद के रहता है, टर्माइट्स, ये सभी क्या करता है आपके जो सवाना इकोसिस्टम में, अगर सपोज कि कोई पेड़ ये सब सूख रहा होगा, टर्माइट्स क्या करेगा, इसको खा करके और इसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को है सो इनरिच कर देता है, सॉइल को और फर्टाइल कर देता है। दैट मीन्स कि दीज आर पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वो ट्रीज के प्रोपगेशन को और इंक्रीज कर देगा। वो समझ में गया? जो ये खरगोश ये सब जो खड़ा ये सब है, वो सब क्या करते हैं, नीचे है सो है ना, काफी है सो ये होल ये सब करते रहता है, सॉइल एरेटेड रहता है उसकी वजह से, ठीक है। रूट्स को है सो ज्यादा हवा मिलेगा वैसे, है ना। तो वो सब फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है ना। तो बॉर्डिंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स जो है ये फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को प्रोपगेट करेगा, ना कि कर्टल करेगा, इसलिए पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। फायर जो है सो जाहिर सा बात है, फायर होगा, फॉरेस्ट वॉरेस्ट तो जल जाएगा। ग्रेजिंग हार्बिवोर्स तो है कि कहीं पे भी पेड़ पौधा है उसको है सो चढ़ गया, सब खा गया, तो वैसे भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो 2, 3, 4 इज द
answer of this particular question. क्वेश्चन नंबर 26। अरे सर का टाइम हो गया होगा, हालांकि 3-4 क्वेश्चन और है बस। छब्बीस का, अरे स्टेपीज जो है सो रसिया हो जाएगा, ठीक है। प्रेडीज जो है सो यूएसए हो जाएगा। डाउन्स जो है सो ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका। 27 में फिर से वही कर लो ना। पंपास साउथ अमेरिका किधर है? अर्जेंटीना, ये रहा। पुस्ताज हंगरी किधर है? ये रहा। वेल्स साउथ अफ्रीका, ये रहा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, ठीक है। तभी टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, एपीफाइट्स कहाँ पे होता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में होगा। 1 और 2 है कहीं पे? अरे सब में है, क्या बात। एकेसिया, बॉब, सेदार्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये जो है बहुत फंसाने वाला सवाल है। बी में एकेसिया ट्री और 4 सवाना। एकेसिया सहारा डेजर्ट में होगा। एकेसिया जीरो, एकेसिया जीरो फाइट्स है। ए का क्या दे रहा है इसमें? ये है 2, 3, 4, 1। सी का 4 है। सीदार्स वेजिटेरियन। ये पक्का यूपीपीसीएस का सवाल होगा, वो ऐसा ही सवाल बनाता है। क्या होगा? इसका आंसर सी है। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करें? ये सब अलग अलग ट्रीज के बारे में पूछा जा सकता है कंट्रीज में। अब ये सब जो है बाय लक अगर सवाल बन गया तो बन गया, नहीं तो उतना नहीं। आपको जो है फैक्ट्स याद करना है ना। 31 का राइट आंसर। Deforestation results in the increase of concentration of carbon dioxide in the atmosphere। दोनों सही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब मैंने आपको एक दिन कार्बन सिंक के बारे में बताया था, याद आ रहा है? उसी कॉन्सेप्ट से जो है सो रिलेटेड हो जाएगा। कार्बन सिंक का मतलब कि कहीं पे अगर फॉरेस्ट, अगर कोई ट्रीज है ना, सपोज कि कोई ट्री है ना, अगर कोई ट्री है बेसिकली ग्रीन ट्री, ये सभी क्या करेगा आपके, है ना, एटमॉस्फेयर से CO2 को जो है एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और उससे फूड बनाएगा। फूड मतलब कि अपना जो है ग्लूकोज ये सब बनाएगा, अपने टिश्यूज को ग्रो करेगा, पेड़ का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, और फिर ऑक्सीजन है सो रिलीज करेगा। लेकिन सपोज हमने इस ट्री को है सो कट कर दिया, है ना, इसको कट कर दिया, ट्री को कट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब ये ट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? डिकम्पोज होगा, है ना। कोई भी लकड़ी अगर आप घर में भी यूज करते हो तो क्या वो 2-4 हजार साल तक रहता है? क्या नहीं रहता है। आज न कल वो डिकम्पोज होगा ही। तो जब भी डिकम्पोज होगा तो वापस से CO2 जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। तो वही सवाल का कॉन्सेप्ट वही पूछा गया। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और भी कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। बाकी अभी एक और क्लास है सर का ना, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट